जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा आज मैथ का सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मैथ के सेशन को। एक बार शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं दोस्त। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में आपको क्वेश्चन 4 बता रहे थे। अब आइए, अब क्वेश्चन 5 का समय है। आइए चलिए करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्या है और उसे करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए। आप देख सकते हैं दोस्त, आपके स्लाइड में है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार आप कोशिश करेंगे, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि आकृति 6.17 आकृति 6.17 में POQ आपको दिख रहा है दोस्त। POQ एक रेखा है, किरण OR। अब देखिए OR ये है, OR रेखा PQ पर। अब ये PQ इस पर क्या है, लंब है। तो जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि किरणों OP, अब जो ये किरण OP है और OR, जो ये किरण OR है, के बीच एक OS किरण है। देख सकते हैं, ये सिद्ध क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है आपको कि ROS यानी ये वाला एंगल आधा है। किसके आधा है, QOS माइनस करने के बाद POS जो प्राप्त होगा उसके आधा है। आइए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपना पिक्चर बना लेते हैं। क्या है देखेंगे, ये इस प्रकार एक रेखा है दोस्त, जो PO और Q इस प्रकार इसका नामकरण किया गया है। और इस पर एक रेखा जो है O पर इस प्रकार है कि इस पर परपेंडिकुलर है। क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है। और ये R है। क्या है, R है। उसी प्रकार आपको एक रेखा खींचा गया है दोस्त इस प्रकार, जो OS है, ये OS है, ये O है दोस्त, ये आपका पॉइंट जो है ये O पॉइंट है। इस प्रकार है। और सिद्ध क्या करना है देखेंगे। सिद्ध क्या करना है दोस्त, हमको सिद्ध करना है कि एंगल ROS बराबर है, किसके बराबर है दोस्त, हाफ। किसके हाफ, किसके हाफ दोस्त, एंगल QOS माइनस एंगल POS। आइए चलिए समझते हैं, देखेंगे दोस्त। ये आपको इस प्रकार चित्र दिया हुआ है आपके किताब में। POQ क्या है, एक समतल रेखा है। और ROQ या ROP कितना हो जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है कि OR क्या है, एक लंब है PQ पर। चलिए ठीक है, हमको सिद्ध करना है ROS, यानी कि ये जो एंगल है ये बराबर है, अगर आप QOS में से घटा रहे हैं POS। अब देखिए कैसे आएगा, आइए समझते हैं। अब समझेंगे पहला स्टेप समझेंगे दोस्त। अब समझिए, क्या हम एंगल ROQ को 90 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दिया है। क्यों, क्योंकि यह दिया है। उसी प्रकार सेम इसी प्रकार दोस्त, क्या एंगल ROP को 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो 90 डिग्री बनेगा, ये रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण, रैखिक युग्म कोण के कारण। मतलब यह दोस्त कि यह पूरा एंगल, ध्यान से देखिएगा, यह पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। किसी भी रैखिक, कोई भी रेखा, सरल रेखा खींचा गया होता है, उस पर अगर एक बिंदु नामित है तो वो पूरा एंगल, उसके इर्द गिर्द जो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यह आपका जब 90 डिग्री है तो रैखिक युग्म के कारण यह पूरा डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने वही लिखा है दोस्त, ROP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब समझेंगे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। क्या हम ROQ जो 90 डिग्री है, ROQ, अगर हम ROQ
क्यू जो 90 डिग्री है, क्या है दोस्त, 90 डिग्री है, और आर ओ पी कितना है, वो भी 90 डिग्री है। तो क्या हम आर ओ क्यू को और आर ओ पी को एक साथ दोनों को बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। तो लिखिए आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा आर ओ पी। चलिए, ये हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के तुलना करने के पश्चात ये हमको मिला है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब समझिए, क्या हम आर ओ क्यू को ध्यान से थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, क्या हम क्या हम आर ओ क्यू को एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा रुक जाएंगे दोस्त, एक सेकंड सिर्फ। आइए देखिए, यहां पर थोड़ा देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारा जो ये एंगल आर ओ क्यू है, ये हमारा एंगल आर ओ क्यू है, क्या हम एस ओ क्यू में से ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है दोस्त, ये जो मिटा देते हैं, ये थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा लाइनिंग हो गया है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है दोस्त, अगर इस पूरे एंगल में से अगर हम ये एंगल घटा लेते हैं तो क्या हमारा यही एंगल आर ओ क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा? एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, क्या हम एस ओ क्यू में से आर ओ या एस ओ आर ये घटा देंगे तो यही बचेगा, और ये बचेगा जो वो क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, एस ओ क्यू में से क्या घटाए हैं, एस ओ आर, ये घटा दिए हैं, तो हमारा क्या बच गया है, आर ओ क्यू। वही आर ओ क्यू की जगह हम लिखे हैं। अब ये बराबर है किसके बराबर है, आर ओ पी के। अब देखिएगा आर ओ पी किससे मिलकर बना है, यह मिलकर बना है एस ओ आर ये वाला एंगल प्लस एंगल आपका क्या है, पी ओ एस। क्या एंगल, पी ओ एस, समझेंगे? यह पूरा एंगल दोस्त इसके और इसके, इन दोनों के मिलने से पूरा एंगल बना है। तो ये पूरा एंगल आर ओ पी है, जो हमने लिखा है नीचे, आर ओ पी है। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस ओ आर ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम पी ओ एस यानी ये वाला लिख देंगे, तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आर ओ क्यू इस प्रकार लिख सकते हैं, आर ओ पी इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए सामने देखिएगा दोस्त, अब एस ओ क्यू है, एस ओ आर है, और एस ओ आर है, और अब पी ओ एस है। अब समझिएगा, इसको हम एस ओ आर उधर ले जा सकते हैं और इसको हम इधर ले आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको एस ओ क्यू लिख सकते हैं या फिर क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इधर ले आएंगे इसको, तो एंगल पी ओ एस हो जाएगा, और ये एस ओ आर उधर चला जाएगा, दो एस ओ आर हो जाएगा, तो एंगल एस ओ आर। अब देखिएगा, अब यही चीज़ आप एक स्टेप और नीचे ले जाइएगा, एक स्टेप और नीचे आइएगा, देखिएगा। अब ये जो इधर है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो भागा में क्या लिखेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ आर, और देखिए दोस्त, हमको यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, एस ओ आर या आर ओ एस एक ही एंगल है, एस ओ आर या आर ओ एस आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बराबर हाफ क्यू ओ एस, हाफ है क्यू है, ओ एस है, माइनस पी ओ एस। ये इस प्रकार दोस्त आपका एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इस प्रकार इसे हम प्रूफ किए। एक बार फिर से आप इसे रिवाइंड कर देख लीजिएगा, आसानी पूर्वक एक एक स्टेप करके बताएं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका 5th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था जो हो गया दोस्त। आइए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन था। एक बार पढ़िएगा दोस्त, क्या है 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन क्या है देखिए,
आइए देखिए 6 क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कह रहा है दोस्त कि यदि दिया है कि, देखिए अब इसमें फिगर नहीं दिया है दोस्त, आपको इसमें चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। क्या दिया है आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। कितना है दोस्त? 64 डिग्री है। और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो आइए पहले क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक चित्र बनाते हैं जो 64 डिग्री का हो। अब समझेंगे, हमने एक्स और वाई बना दिया, एक्स और वाई बना दिया, लेकिन उसने किस एंगल के बारे में बात किया है? एक्स वाई जेड के बारे में। किसके बारे में? एक्स वाई जेड के बारे में। अब एक्स है, वाई है और एक जेड बिंदु है। तो समझेंगे, अब इसे हम इस प्रकार ले जाएंगे तो ये तो 64 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन हमको 64 डिग्री रखना है तो कुछ 90 से, और ये रहेगा तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पर देखेंगे दोस्त, इसे हम इस प्रकार ले जाएंगे। क्यों इस प्रकार ले जाएंगे? तभी हमारा जेड वो एक्स वाई जेड 64 डिग्री लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ऐसे हो जाएगा तो ये एबव हो जाएगा। तो हमको कितना चाहिए? 64 डिग्री ही चाहिए। तो हमने एक ऐसे कोण का निर्माण किया जो एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री है। अब आइए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी हुई सूचना से आकृति खींचना है, और वाई क्यू, अब ध्यान समझिएगा, वाई क्यू एंगल जेड वाई और P जो बनेगा दोस्त, एंगल जेड वाई P को समद्विभाजित करता है। ध्यान से समझेंगे थोड़ा, यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे फिगर उल्टा हो गया है, एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए हमारा एंगल है ये एक्स वाई, और ये इस प्रकार हम जेड ये ले सकते हैं। हमको कितना करना है? एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। और उसके बाद बोल रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जा रहा है। अब एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जा रहा है, तो आइए बढ़ाइए। और उसके बाद कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई और जो एक बिंदु आएगा Q, किसको? एंगल जेड वाई P को संद्विभाजित करता है। एंगल जेड, उसके बाद y, और एक जो P आएगा दोस्त, ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई को बढ़ाया जा रहा है और किसी लाइन को नहीं बढ़ाया जा रहा है, एक्स वाई को। तो आइए बढ़ाइए एक्स वाई को, लाइन को। अगर हम मान लेते हैं, एक एजम कर लेते हैं, बढ़ाते हैं एक्स वाई को इस प्रकार, कहाँ तक? P तक बढ़ा लिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद बोला P तक बढ़ा लिया, दी हुई सूचना की आकृति क्या है? यदि वाई क्यू जेड वाई P, अब देखिए जेड वाई P, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जेड वाई P, वाई क्यू क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो वाई क्यू अगर यह पूरा एंगल है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। चित्र नहीं दिया हुआ है दोस्त, इस वजह से समस्या हो रही है। अगर आप सिर्फ इन एक एक शब्दों को समझेंगे, उसके अनुसार जो एक एक लाइन बोल रहा है वो ड्रा करते जाएंगे, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, उसके अनुसार आकृति का निर्माण करना है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती वाई क्यू निकालना क्या है? पहला में बोल रहा है क्या दोस्त निकालने के लिए? बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, और दूसरा में क्या कह रहा है दोस्त? प्रतिवर्ती और प्रतिवर्ती आप समझ रहे हैं, जो 180 डिग्री से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। आइए देखिए दोस्त क्या कह रहा था, एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है दोस्त कि सिंपल आप एक एक्स वाई जेड कोई कोण बनाइए जो 64 डिग्री का हो। तो एक्स वाई जेड हमने बनाया, कितना हो जाएगा?
64 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 64 डिग्री। क्यों? यह दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाइए। एक्स वाई को कितना तक? पी तक बढ़ाना है, तो हमने पी तक बढ़ाया है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक वाई क्यू रेखा है, ये वाई क्यू हमने रेखा बनाया है, लेकिन कहाँ बनाएंगे? आगे बोला है, क्या बोला है कि ए वाई क्यू जो रेखा है वह जेड वाई और पी, जेड वाई और पी जो एंगल है, जेड वाई पी जो एंगल है उसका समद्विभाजित है। यानी कि समद्विभाजित का मतलब कि इसके बीचों बीच जाएगा और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। अब समझेंगे, ये पूरा 180 डिग्री होता है। देखिएगा ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री, और इतना 64 डिग्री है। तो ये यहाँ तक आप निकालने जाएंगे तो क्या निकालेंगे दोस्त? क्या निकल कर आएगा? अब देखिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एंगल जो आपका है, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल, ध्यान समझिएगा, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स बराबर 180 डिग्री है। कितना है दोस्त? 180 डिग्री। क्या हमने लिखा है? पी वाई क्यू एंगल क्यू वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स कितना है? ये सब मिलकर 180 डिग्री हमने वही किया है। किस कारण हो जाएगा? रैखिक युग्म कोण के कारण। किस कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या यह एंगल और यह एंगल, ये एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हैं कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि वाई क्यू क्या है? एक समद्विभाजित है। समद्विभाजित होने का मतलब एक एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो अब समझेंगे दोस्त कि यहाँ पर हम मान लेते हैं यह x डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये भी x डिग्री होगा। तो क्या इसके जगह पर हम x डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके जगह पर भी x डिग्री लिख सकते हैं। प्लस अब जेड वाई एक्स कितना है? 64 डिग्री। कितना है? 64 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा 2x डिग्री, और ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 64, यह कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 70 116 डिग्री हो जाएगा। 180 में से ये घटाएंगे तो 116 डिग्री आएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? 116 बटा में 2, ये 5 यानी 58 डिग्री। यानी कि यह जो है यह 58 डिग्री आएगा। कितना आएगा दोस्त? 58 डिग्री। ये भी कितना आएगा? 58 डिग्री। चलिए अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। अब हम लगभग सभी चीज़ें निकाल दी हैं इसमें। अब देखते हैं क्या निकालना है हमको। एक्स वाई क्यू, अब देखिए एक्स है, वाई है, क्यू है, यानी कि ये पूरे एंगल का बात कर रहा है। एक्स वाई क्यू ये पूरे एंगल का। अब ये पूरे एंगल का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 58 प्लस 64। क्यों? क्योंकि ये 64 है और ये 58 है, और दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा? एक्स वाई क्यू। अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 8 4 12, एक हासिल 11 1 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एंगल 122 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्त? एंगल 122 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रतिवर्ती एंगल निकालना है, क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती मतलब कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक लगे उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब क्यू वाई पी, अब समझिएगा क्यू कहाँ है आपका? क्यू वाई है और ये पी है। अब समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन सभी चीज़ों को मिटा दे रहे हैं, थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्यू वाई पी। अब देखिए क्यू वाई पी यह भी एंगल है और क्यू वाई पी ये भी एंगल है। तो हमको बोल रहा है प्रतिवर्ती कोण। अब समझो, ये जो एंगल है क्यू वाई पी ये 58 डिग्री है। क्या ये प्रतिवर्ती कोण है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। तो जाहिर से बात है ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। और ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है दोस्त? 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है? पूरा एंगल एक इस प्रकार होता है, तो कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से कितना निकाल देंगे? 58 डिग्री। कितना निकाल देंगे दोस्त? 58 डिग्री। अब 58 डिग्री निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 302 डिग्री। यानी कि इसका आंसर आएगा 302 डिग्री। क्या आएगा दोस्त? 302 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ समस्या था दोस्त
चित्र बनाने का। अगर चित्र आप बना ले जाते हैं तो एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। परंतु जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर चित्र नहीं दिया हो, अगर आपको बनाना हो, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो एक एक स्टेप, जो जो लाइन कह रहा है, बस वह करते जाइए। एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट के थ्रू एक इस पिक्चर को हम दिखाते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक एंगल बनाइए। आप अपने से कुछ भी, कैसे भी चित्र बनाना है, आप एक्स वाई जेड बना सकते हैं। 64 डिग्री का होना चाहिए दोस्त। अब यह नहीं है कि आप 90 से अधिक कर दीजिए या 90 डिग्री बना दीजिए, 64 डिग्री का होना चाहिए। अब एग्जैक्ट नापना नहीं है कि 64 डिग्री का होखेगा ही होखेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका सॉल्व हो चुका है दोस्त। एक बार आइए, एक बार और थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड बनाना है, 64 डिग्री नापना नहीं है, सिंपल एक्स वाई और जेड बनाना है। तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री होता है, तो इससे कम ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। ये करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाना है। अब x है, y है, और y को P तक बढ़ाना है। y तो P तक बढ़ा लेंगे, P तक बढ़ा लेंगे। कुछ ध्यान से देखेंगे किसको बढ़ाना है, x y, y अंत में y आ रहा है, यहाँ से कोशिश करेंगे ले जाने का। x y को P तक बढ़ाएंगे, x y y को P तक बढ़ाएंगे। बढ़ाया, उसके बाद दी हुई सूचना से आकृति खींचिए, खींच लिया हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि y को ड्रा कीजिए जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक वाई क्यू निकल जाएगा, और इस प्रकार आपका ये चित्र बन जाएगा दोस्त। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उस स्टेटमेंट को बस करते जाना है। चलिए आइए अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरह। आइए देखते हैं दोस्त। चलिए अब यहाँ पर आपका प्रश्नावली समाप्त होता है दोस्त। सभी प्रश्नों को आपने समझा, किया। अब आपके किताब में एक 6.5 के समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बीच में कुछ संबंध हैं। यहाँ पर कुछ बहुत सारी शब्दावलियाँ आएंगी, उन शब्दावलियों को अच्छे से हम समझेंगे। और तिर्यक रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को बनाकर हम एक बार समझेंगे। उसके पश्चात आइए देखते हैं। चलिए आइए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम सभी स्लाइडों को आपको दिखाएंगे। एक बार समझिएगा सामने से। देखिएगा दोस्त, यह कोई दो रेखाएं हैं इस प्रकार। कोई भी दो रेखा आपको तल में दी हुई है दोस्त, और एक तीसरी रेखा उसको कट कर रही है। समझेंगे यह दो रेखाएं कैसी हैं, इसके बारे में हमने कमेंट नहीं किया है। यह दो रेखाएं पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिलहाल अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो रेखाओं का सिर्फ जिक्र किया है। दो रेखाएं इस प्रकार हैं, एक तल में खींची हुई हैं, और इनको एक तीसरी रेखा, जो एक तीसरी रेखा है जिससे नाम दिया गया ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, उसको कट कर रही है। अब आइए इसको तीसरी रेखा कट कर रही है। कट कीजिए। दो रेखाएं हैं, ये रेखा L मान लीजिए, ये रेखा M मान लीजिए, और ये रेखा N मान लीजिए। ये तीन रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार अपने को एडजस्ट की हुई हैं। अब समझेंगे, यहाँ पर एक एंगल बनता है 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, और इसको बोलते हैं 4। उसी प्रकार ये आपका 5 हो जाएगा, उसी प्रकार ये 6 हो जाएगा, उसी प्रकार 7 यानी 8। यानी कि जब इस दो लाइन को एक तीसरी लाइन कट कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा जब यह कट कर रही है तो 4 इस रेखा पर और 4 इस रेखा पर कोणों का निर्माण कर रही है। टोटल 8 कोणों का निर्माण कर रही है। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ निकलेंगे दोस्त। उन शब्दावलियों को आप अच्छे पूर्वक समझ लीजिएगा, लिखना होगा, लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन शब्दावलियों का प्रयोग आपको आगे ऊपर क्लास में भी, यानी 10 में, उसके ऊपर क्लास में भी ये देखने को मिलेंगे। आइए चलिए चलते हैं। पहला शब्दावली आता है, ध्यान से समझेंगे दोस्त, बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन सा कोण दोस्त? बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल।
समझेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या है। जब किसी तल में दो रेखा, ध्यान से समझेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या है उसके बारे में कुछ लाइनें बता रहे हैं। जब कभी भी किसी तल में दो रेखाएं आप खींचते हैं और एक तीसरी रेखा कट करती है, तो वैसे कोण का निर्माण जो दो लाइनों के बाहर हो रहे हैं उन कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण कहते हैं। अब यानी कि अगर हम बाह्य कोण को इसमें नामकरण करना हुआ, क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंगल 4 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों के अंदर है और दो लाइनों के बाहर 1 है, 2 है और इधर क्या है? 7 है और एंगल 8 है। समझेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कोणों में बाह्य कोण वो हैं जो दोनों लाइन के बाहर हैं। 1 2 7 8, ये हो गया पहला शब्द। अब आइए दूसरे शब्द पर चलते हैं। दूसरा शब्द है दोस्त, दूसरा शब्द है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब वैसी कोणों का निर्माण जो दोनों लाइनों के अंदर हो। जैसे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। ये हो गया आपका दूसरा एंगल। अब आइए तीसरे एंगल पर चलते हैं। तीसरा एंगल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, संगत कोण। संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। समझेंगे ये क्या है? संगत कोण समझेंगे दोस्त। थोड़ा शब्दावली को ध्यान से पकड़िएगा। संगत कोण उसे कहते हैं जब आप, ध्यान से समझिएगा, समझने का तरीका एक बता रहे हैं, ऐसा डिफिनेशन में लिखा नहीं जाएगा, समझने का एक तरीका है। जब आप ये वाले एंगल किसी को 5 6 7 8 किसी को भी आप उठाते हैं और ये वाले ऊपर वाले पर जब आप रखते हैं तो एंगल 8 किस स्थान पर बैठेगा, किसके संग स्थापित होगा? तो देखिए 8 नीचे है तो 4 के साथ, 7 नीचे है यहां पर तो इस वाली जगह पर ऊपर कौन है? 3 है, 3। 5 है 1 की जगह, 6 है 2 की जगह। मतलब संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल उसे कहते हैं जब दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है और किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में जब आप दूसरे लाइन के किसी अदर एंगल को उसकी जगह पर पाते हैं, दूसरे लाइन के पहले लाइन का देख रहे हैं तो दूसरे लाइन पर देखेंगे, दूसरे लाइन का देख रहे हैं तो ये पहले लाइन पर देखेंगे, यानी कि उसके स्थान पर जो एंगल पाया जाएगा उसे हम संगत कोण कहेंगे। अब समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि बताइए एंगल 7 का संगत कोण कौन होगा, एंगल 7 का संगत कोण कौन होगा, तब ये 7 कहाँ है, इसको उठाइए इस प्रकार और इस पर रखने का कोशिश कीजिए। 7 किसके जगह पर रखाएगा? 3 की जगह पर। किसके जगह पर रखाएगा? 3 की जगह पर। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 7 का क्या है? संगत कोण है। क्या एंगल 7 एंगल 4 का संगत कोण है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको निकाल कर इस पर रखेंगे तो 7 कभी भी 4 पर बैठने या उसके संग स्थापित नहीं होगा। सिंपल ध्यान में यही रखना है दोस्त कि संगत कोण वे होंगे जब आप इन चारों में से या इन चारों में से किसी एक के बारे में अगर संगत कोण ढूंढ रहे हैं, किसी एक का दूसरा कोई संगत कोण ढूंढ रहे हैं, तो सिंपल है, यहाँ से जब उठाकर इस पर रखेंगे तो ये वाला एंगल का ढूंढ रहे हैं तो ये वाला एंगल इस पर रखेंगे तो किस एंगल के साथ स्थापित होगा? तो 6 के साथ। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अदर कोण की तरफ। अब आता है एक एकांतर कोण। क्या दोस्त? एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। समझेंगे एकांतर कोण क्या है।
जब कभी भी आपको दोस्त एकांतर कोण का पहचान करना हुआ, कभी भी किसी भी समय, तो बस इतना समझिएगा कि ये एकांतर कोण डायगोनली बनते हैं। डायगोनली का मतलब तिरछा बनते हैं, विकर्ण के जैसा इस प्रकार बनेंगे, इस प्रकार या इस प्रकार। आइए समझते हैं कैसे। अब समझिए, हमको 8 का अल्टरनेट एंगल ढूंढना है, यानी एकांतर कोण ढूंढना है। तो क्या करना है, इसको बस ले जाकर इस पर रखना है। जब आप इस पर रख देंगे तो इस एंगल का 8वां का इस वाला इस प्रकार खींचिएगा, और जब इस पर रखेंगे तो इस वाले एंगल, ये 8 किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ। तो 8 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएंगे दोस्त, अल्टरनेट एंगल। अगर आपको यहीं पर 7 का ढूंढना है, तो 7 का ढूंढना है तो इसका तिरछा ढूंढिएगा। तो आइए इसका तिरछा ढूंढिएगा, क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो एंगल 7 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इसमें यहाँ पर दोस्त अल्टरनेट एंगल 2 भागों में बढ़ते हैं। 2 भागों में क्या है, आइए समझिएगा। 2 भागों में बढ़ते हैं, समझेंगे। समझेंगे। ये 2 भागों में बढ़ते हैं दोस्त। एक होता है एकांतर अंतःकोण और दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण एक होता है एकांतर बाह्य कोण। अब ये समझेंगे क्या होता है। आप अंतः यानी अंदर, आंतरिक समझ चुके हैं किससे कहते हैं, और बाह्य भी समझ चुके हैं किससे कहते हैं। आंतरिक का मतलब जो अंदर हो, दोनों लाइन के अंदर हो, बाह्य मतलब दोनों लाइन के बाहर हो। अब हमको ध्यान से देखिएगा, अब हमको अंदर वाले कोण को एकांतर कोण ढूंढना पड़ेगा, यानी कि जो भी अंदर इनके लाइन के अंदर हैं कोण, उनका एकांतर कोण अगर आप ढूंढ ले रहे हैं तो वो अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। और बाहर वाले एंगल जो 7 है, 8 है, 1 है, 2 है, इनका एकांतर कोण ढूंढ ले रहे हैं तो बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। अब आइए जिससे देखिए 6 क्या है, अंतः कोण है यानी अंदर है। तो अगर हम 6 का एकांतर कोण ढूंढने जाएंगे तो इसका क्या देखेंगे, डायगोनली देखेंगे यानी तिरछा देखेंगे। तब आइए इसको इस पर रखेंगे। इस पर रखने के पश्चात ये 2 की जगह जाएगा, तो 6 का तिरछा क्या लग रहा है, 4। क्या लग रहा है, 4। 6 का, अब इसको ये उठा कर यहाँ पर रखिएगा तो तिरछा में क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यानी कि 4 और एंगल 6 आपस में क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है दोस्त, अंतः एकांतर कोण है। उसी प्रकार दोस्त, उसी प्रकार अगर आप बाहर वाले एंगल का अगर आप एकांतर कोण ढूंढना चाहेंगे तो दोनों एंगल बाहर ही मिलेंगे, इसलिए उसको बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। आइए समझिएगा, अगर ये बाहर वाला 8 है, अगर इसका आप बाह्य एकांतर कोण, ये बाहर खुद है, तो इसका एकांतर कोण ढूंढना चाहेंगे तो इसका तिरछा जाइएगा, तो इस पर रखिए और तिरछा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यानी एंगल आपका 8 और एंगल 2, 8 का तिरछा ढूंढना है। एकांतर कोण जब भी आएगा तो तिरछा ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। तो 8 का जो बाह्य वाला कोण है, इसका हम एकांतर कोण ढूंढ लेते हैं तो दोनों जोड़ा आपस में क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण। क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण। तो 8वां तिरछा ढूंढना है, तिरछा यहाँ पर रखिएगा, तिरछा क्या प्राप्त होगा, 2। तो इस प्रकार एंगल 8 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे दोस्त, बाह्य एकांतर कोण। अब आइए, अब लास्ट शब्दावली है उसे समझ लेंगे और आज का अपना सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए, अब एक लास्ट पॉइंट है दोस्त, समझेंगे क्या है। एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ये कौन से एंगल होते हैं, आइए देखते हैं। एक ही ओर के अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब अंदर, यानी कि जाहिर सी बात है 4, 3, 5, 6 का ही बात होगा, ये बाहर वालों का बात नहीं होगा। तो एक ही ओर के अंतःकोण का मतलब कि जो एंगल के एक ही तरफ हो। अब समझेंगे, क्या यह 5
और 4 अंतः है कि नहीं, पहला देखेंगे अंतः है कि नहीं, अंतः है। और एक ही ओर का मतलब अब एक ही ओर है कि नहीं, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अंतःकोण। उसी प्रकार 6 और 3 अंदर हैं, अंतः हैं और एक ही ओर हैं। एक ही ओर है मतलब इसका इसके साथ नहीं, एक ही साइड में, एक ही साइड में, और इसका इसके साथ, यानी कि 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अंतःकोण। इस प्रकार दोस्त आज का सेशन यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं यह है एक्सटीरियर एंगल जो हमने आपको बताया, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर अंतःकोण हमने बताया। डायगोनली देखना है, विकर्ण के रूप में या तिरछा रूप में देखना है, लेकिन वह कोण अंदर होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। उसी प्रकार बाहर देखना है, ये कोण बाहर रहेंगे और डायगोनली देखेंगे तो एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे और तिर्यक। और ये हमने देखा अंतः एकांत मतलब अंत एकांतर कोण देखा, बाह्य एकांतर कोण देखा। उसके बाद लास्ट में हमने देखा क्या, एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर के अंतःकोण का मतलब अंतः रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे और एक ही साइड में रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये 4, 5, 3 या 6। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। तब ये सभी स्लाइडें एंगल है, एक बार फिर से आपको जब नेक्स्ट सेशन में आप मिलेंगे तो वहाँ पर रिवीजन करा देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवगृहित। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो अवगृहित पढ़ेंगे और प्रमेय पढ़ेंगे। अवगृहित क्या होता है, सिंपल आपने जाना है। अवगृहित वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो होती हैं तो बस होती हैं, यानी कि उसका यूज कर किसी प्रमेय को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।